हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे AES पीजीटी फिजिक्स 2015 के सॉल्यूशन। और ये पार्ट 2 होगा जिसमें क्वेश्चन 11 से 20 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू ईच अदर। A point object is placed in between them. The total number of image produced by both the mirror. तो हमारे पास दो प्लेन मिरर है, लेट वो 60 डिग्री से इंक्लाइंड है। मान लेते हैं एक मिरर यहाँ पर है और इससे कोई दूसरा मिरर है जो कि 60 डिग्री इंक्लाइंड है इससे। तो आपको बताने की नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उनके बीच में। तो देखो, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में थीटा। अब देखो यहाँ पर हम कभी -1 करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कब -1 करेंगे कब नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि जो वैल्यू ऑफ 360 डिग्री को जब आप थीटा से डिवाइड कर रहे हो और ये वैल्यू जो भी वैल्यू आई, अगर ये इवन है तो जो नंबर ऑफ इमेज होगा उसके लिए आपको 360 थीटा मतलब 360 अपॉन थीटा -1 करना होगा। और अगर 360 अपॉन थीटा को डिवाइड करके ओड आ रहा है, अगर कोई ओड नंबर आ रहा है तो उस टाइम पर जो नंबर ऑफ इमेज होंगी वो सिर्फ 360 अपॉन थीटा हम करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले 360 अपॉन थीटा कितना आता है वो देख लेते हैं। तो 360 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 कैसा है, इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए हम 1 से उसको माइनस कर देंगे, यानी n इक्वल टू कितना आ जाए 6 माइनस के 1, यानी कि 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट जा रही है। तो इसको कंसिडर कर लेते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो कोई ट्रेन है जो कि इस तरफ जा रही है, नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। और उसकी जो ट्रेन की स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी जो लेंथ है वो है 150 मीटर। तो यहाँ पर आगे क्या है, ए बर्ड इज फ्लाइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब कोई पक्षी है, कोई बर्ड है वो इस तरफ जा रही है, ठीक है। और उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, स्पीड ऑफ बर्ड वो है 5 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग द बर्ड टेक टू क्रॉस द ट्रेन। तो इस बर्ड को ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये आपको फाइंड करना है। तो देखो, जब ट्रेन इस तरफ जा रही है तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इस तरफ है और बर्ड इस तरफ जा रही है। तो यहाँ पर हम कंसेप्ट लगाएंगे रिलेटिव स्पीड का। अब क्योंकि बर्ड इस तरफ जा रहा है और ट्रेन इस तरफ आ रही है तो जो रिलेटिव स्पीड होगी यहाँ पर इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, कितना 20 प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, ये नेट स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड आप इसको कह सकते हो। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। अब डिस्टेंस कितना है उसको ट्रेवल करना है 150 मीटर जो कि लेंथ है ट्रेन की। स्पीड हम कितनी लेंगे 25 और टाइम हमें निकालना है। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 अपॉन में 25 जो कि आएगा 6 सेकेंड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6 सेकेंड। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये प्लस क्यों करा है, देखो आप खुद सोचो कि आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हो, कोई कार आपकी तरफ आ रही है और आप उस कार की तरफ जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि जो उन दोनों की रिलेटिव स्पीड है वो इंक्रीज होगी। और अगर आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो और कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है तो ऐसे में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो दोनों की माइनस करके आएगी। मान लो VA माइनस VB, और यहाँ पर जब दोनों अपोजिट में होंगे तो दोनों की VA प्लस VB होगी। अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करो, अगर सेम डायरेक्शन में तो माइनस। नेक्स्ट है द मास ऑफ टू पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देना, सेम काइनेटिक एनर्जी है लेकिन जो मासेज है उसका रेशियो आपको गिवन है। तो मैं लिख देता हूँ m1 अपॉन m2, ये 2/1 है। पूछा है कि उनकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी उसका क्या ऑर्डर होगा अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो। अब देखो, आपने पढ़ा होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन पी के, या फिर लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। और अगर आपको फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में तो ये होता है p² इक्वल टू के। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में √2mk, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी केस में पोटेंशियल के टर्म में अगर मैं वेवलेंथ का फॉर्मूला बताऊं तो काइनेटिक एनर्जी QV के इक्वल होती है, तो आप h अपॉन √2m QV भी लिख सकते हैं। तो ये सभी फॉर्मूले जो कहीं ना कहीं काम आते हैं हमारे, आपको सब फॉर्मूले को ध्यान रखना है, h अपॉन पी, h अपॉन mv, h अपॉन √2mk, h अपॉन √2m QV। लेकिन यहाँ पर हम कौन सा अप्लाई करेंगे, तो बोला है कि सेम काइनेटिक एनर्जी है तो हम काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले को उठाएंगे, उसी को यूज करते हैं। तो लैम्डा
इक्वल टू कितना, h अपॉन में रूट 2m k। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है, h तो दोनों के लिए सेम होगा, तो लैम्डा इनवर्सली किस पर डिपेंड करेगा, उनके जो मास होगा उसके रूट पर। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू किसके होगा, रूट एम एम। अब देखो लैम्डा इनवर्सली मास पर डिपेंड कर रहा है, तो एम लैम्डा 1 यहाँ पर है तो m1 यहाँ पर आएगा, लैम्डा 2 नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा। वैसे भी अगर आप दोनों का रेशियो निकालोगे तो रूट m2 अपॉन m1 ही आएगा। अब लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 फाइंड करना है, तो m2 अपॉन m1 कितना होगा, m2 अपॉन m1, अगर आप इसको देखो ये m1 अपॉन m2 है तो ये 2 अपॉन 1 है, तो m2 अपॉन m1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2। तो लैम्डा 1 रेशो लैम्डा 2 हमें निकालना था, तो वो कितना हो जाएगा 1 रेशो 2, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जब भी आपको ये लगे कि दो चीज सेम है तो बस आप ये देखो कि किस पर डिपेंड कर रहा है और कैसे डिपेंड कर रहा है, फिर डायरेक्टली आप रेशियो लिख सकते हो उसका। वरना आप अलग से, अगर मान लीजिए अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप ये करते लैम्डा 1 इक्वल टू h अपॉन रूट 2 m1 k और लैम्डा 2 इक्वल टू h अपॉन रूट m2 k। तो आप जब रेशियो लोगे लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का, तो बाकी सब चीज़ें कैंसिल होकर के m2 अपॉन m1 ही तो आएगा, वही चीज़ मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दी थी। तो ध्यान देना, जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है ना उस हिसाब से वो वाला फॉर्मूला हम लैम्डा का चूज करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम थी इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल ऑफ मास m कोलाइड्स विद अ बॉल विद अ स्पीड v एंड रिबाउंड्स ऑन द सेम लाइन। मतलब कोई बॉल है m मास की, इसने इसको टक्कर मारी है, यहाँ पर कोई बॉल है और इससे कोलाइड होकर के रिबाउंड अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है बॉल, और सेम स्पीड है इसकी। इफ द मास ऑफ द बॉल इज टेकन इन्फिनिटी, लेट इसका मास इन्फिनिटी है, तो वर्क डन बाय द बॉल ऑन द बॉल इज कितना होगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स, चलो ठीक है, मान लीजिए जब ये बॉल इस तरफ आ रही है तो इसमें कुछ मोमेंटम है, तो आप फोर्स को लिख सकते हो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इनटू में टाइम टी, और यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मोमेंटम में चेंज भी आएगा, उसको हम इम्पल्स बोलेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा ना बॉल में, तो क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क डन कितना होगा, 0। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज इक्वल टू। देखो दो चीजें होती है, एक मेन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और एक इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखें तो F/2 RT होता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता है। लेकिन जो मेन काइनेटिक एनर्जी होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो होती है 3/2 kT। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के लिए आप F/2 kT लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा 3/2 kT, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो मेन काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड नहीं करेगी, वो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की वजह से हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मतलब 1/2 1/2 1/2 होगी। तो एक अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, तो उसके लिए हो जाएगी 3/2 kT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन 0.02 साइन 500π2 cos 4.5t रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करती है। तो पहले मैं आपको दो तरह की इक्वेशन लिखवा देता हूँ। एक तो होती है y इक्वल टू a साइन कोस भी आ सकता है ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, या फिर के एक्स माइनस प्लस माइनस ओमेगा टी। और एक इस तरह की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 2a साइन के एक्स ओमेगा टी। तो इसमें आप देखो प्लस माइनस ओमेगा टी नहीं आ रहा है एक साथ, के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी नहीं आ रहा, ये रिप्रेजेंट करती है एक्चुअली स्टैंडिंग वेव को, स्टैंडिंग वेव। और यहाँ पर क्या ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स आ रहा है, यानी कि जो वेव है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, तो इस तरह की वेव इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो प्रोग्रेसिव वेव है, एक इस तरफ जा रही है और दूसरी इस तरफ आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे से ओवरलैप करेगी तो रिजल्ट जो है वो स्टैंडिंग वेव का आपको मिलेगा, स्टैंडिंग वेव आपको मिलेगी। अब स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ये होती है, और प्रोग्रेसिव वेव में ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स आएगा, मतलब जो फेज होगा अंदर, साइन के अंदर जो भी एंगल होगा उसमें ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स होगा। फिलहाल इस इक्वेशन में कंपेयर करें तो ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्टैंडिंग वेव को। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, स्टैंडिंग वेव। बाकी सब में आप देखो प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ही आ रहा है, तो सही आंसर होगा स्टैंडिंग वेव। अगर आपको वेवलेंथ निकालना तो आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो कंपेयर करते हैं के एक्स, तो के यहाँ पर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा,
और x की वैल्यू मतलब x या y के साथ जो भी आएगा वो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो k होता है। तो यहाँ पर अगर आप k निकालोगे तो लैम्डा इक्वल टू k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन में k। तो k की वैल्यू आप पुट करके वेवलेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो वेव है ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्टैंडिंग वेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है VO एन ऑर्बिटल इज वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ एंड वी क्या एस्केप वेलोसिटी, तो दोनों में क्या रिलेशन है। देखो बहुत फेमस रिलेशन है, वी एस्केप इक्वल टू होता है √2 टाइम्स वी ऑफ ओ के। ठीक है, यानी कि एस्केप स्पीड √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल स्पीड के। फॉर्मूला क्या होता है, मैं दोनों का फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आप एस्केप स्पीड का फॉर्मूला लिखोगे तो वो आता है √2 GM अपॉन R या फिर √2 GR भी होता है। और अगर आप ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला देखो सेम होएगा, बस 2 नहीं आएगा, GM अपॉन R आएगा या फिर √GR। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली क्या देख सकते हो कि स्केप स्पीड √2 टाइम्स होगी ऑर्बिटल स्पीड के। स्केप स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो वो थी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो ऑर्बिटल स्पीड है अर्थ के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थ के लिए ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू होती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी किलोमीटर पर सेकेंड में रहेगी अर्थ के लिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल वेरीज विद वेवलेंथ। देखो ये बहुत फेमस कोचिस रिलेशन है जो कि होता है म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा क्यूब, इस तरह से इंक्रीज करता है। तो हमें तो सिर्फ दो टर्म लेंगे तो म्यू इक्वल टू ए, म्यू इन्वर्सली डिपेंड करेगा लैम्डा के स्क्वायर पर, और ये आंसर आ रहा है ऑप्शन सी में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दो वेक्टर गिवन है, बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सही होगा। देखो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो बी डॉट ए के बराबर होता है, लेकिन ए क्रॉस बी अगर आप करोगे तो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया कि ए क्रॉस बी सेम होगा बी क्रॉस ए के। ठीक है, दूसरा जब आप ए क्रॉस बी करोगे, या मान लेते हैं कि आपके पास दो वेक्टर है ए और बी, और वो दोनों इस तरह से हैं कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 0। अगर दो वेक्टर हैं जो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो इसको चेक करते हैं, पहले ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी इन दोनों का। तो देखो जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हम क्या करते हैं, आई वाले की आई में मल्टीप्लाई, जे वाले की जे में, के वाले की के में। तो 5 × 6 कितना आएगा 30, फिर 6 × 2 12, और माइनस 6 × 18 18, तो ये आ गया 30 माइनस ये कितना हो जाएगा 30, तो कितना आ गया 0। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का 0 आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे और ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। बाकी ये चीज़ गलत है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे उसका होल स्क्वायर करोगे तो ऐसा नहीं होता। और ए प्लस बी आप दोनों को ऐड करो तो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो, वो ए प्लस बी के बराबर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 photons आर एमिटेड इन अपोजिट डायरेक्शन बाय सोर्स द वेलोसिटी ऑफ फोटोन। देखो जब भी वेलोसिटी ऑफ फोटोन की बात आए, रिलेटिव वेलोसिटी की बात आए, तो आप फोटोन की कभी भी रिलेटिव स्पीड मतलब स्पीड GC से ज़्यादा नहीं होगी, तो 2c कभी हो ही नहीं सकती। अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ऑप्शन सी होगी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए।